मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं एक और प्रैक्टिस सेशन फॉर सीमैट एग्जामिनेशन। और इफ़ यू नॉट ऑलरेडी कनेक्टेड विद माय टेलीग्राम, तो टेलीग्राम पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज CATS@MBA, या फिर यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी एट ADITYAKT। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। द क्वेश्चन इज अ सम ऑफ मनी इज पेड बैक इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹17640, 17,040 ईच, 17,640 ईच, अलाउिंग 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो सम बोरोड कितना होगा? इंस्टॉलमेंट्स हमें दी हैं, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं और इंस्टॉलमेंट्स की वैल्यू है ₹17640 और 5% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो 5% का मतलब क्या हुआ? वी कैन से दैट 5% इज 1/20। 1/20 यानी 20 रुपीज़ का अगर उसने लोन लिया है आज, तो 1 साल बाद कितना चुकाना पड़ेगा? 20 + 1, 21 पे करना पड़ेगा। इजंट इट सो? ठीक है, 1 साल बाद 21 पे करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया ईयर 1 के लिए। बट सेकेंड ईयर में, अगर सेकेंड ईयर के एंड में चुकाना होता तो क्या कहानी बनेगी? भाई सीधी सी बात, हमें पता है 20 रुपीज़ हो जाएगा 21 एक ईयर के बाद में, और फिर अगेन सेकेंड ईयर में भी यही कहानी बनेगी कंपाउंडिंग होके 20 से 21, यानी इफेक्टिवली 20 का स्क्वायर अगर आज लिया है, यानी कि 400 रुपीज़ अगर आज लोन लिया है, तो 21 का स्क्वायर बन जाएगा ड्यू अमाउंट, दैट विल बी 441। इजंट इट सो? तो यानी कि ईयर 2 की बात करेंगे तो 20 का स्क्वायर अगर आज अमाउंट लिया है तो वो अमाउंट बन जाएगा 21 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? लेकिन क्योंकि दोनों इंस्टॉलमेंट्स हमारे इक्वल हैं, यहाँ पे हमारा पहला ईयर का इंस्टॉलमेंट 21 है, सेकंड ईयर का 21 का स्क्वायर है, तो पहले दोनों को इक्वल करेंगे, इसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? ईयर 1 की वैल्यूज में हम 21 दोनों एंड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो अब हमारा इंस्टॉलमेंट की वैल्यू इक्वल आ रही है दोनों ईयर्स के लिए। ठीक है, इंस्टॉलमेंट इक्वल आ गया। तो टोटल सम बोरोड की वैल्यू क्या होगी? सम बोरोड लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, दिस इज 21 × 20 + 20 का स्क्वायर, दिस इज 420 + 400 यानी कि 820, और टोटल इंस्टॉलमेंट्स जो पे किए हैं 441 × 2 आ रहा है। क्वेश्चन में वैल्यू हमें क्या गिवन है? एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू गिवन है, दैट इज 17640 एंड दिस इज 21 का स्क्वायर यानी कि 441, और 441 यूनिट्स की वैल्यू है 17640। 441 × 4 हो जाएगा 1764, यानी कि 441 × 40 हो जाएगा 17640, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू जो भी हमने कैलकुलेशन किया है, इसमें 1 यूनिट की वैल्यू है 40 रुपीज़, और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपीज़ है तो सम बोरोड कितना होगा? 820 यूनिट्स है, तो 820 मल्टीप्लाइड बाई 40 कर दोगे, 2 0 आ गए। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, यानी 32,800 रुपीज़ इज द सम बोरोड। तो दैट इज अवर आंसर। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और ऑलरेडी मैंने इंटरेस्ट पे एक सेशन लिया हुआ है प्रॉपर्ली, जहाँ पे इंस्टॉलमेंट भी डिस्कस किया, शायद इंस्टॉलमेंट का सेपरेट सेशन होगा, एक बार वीडियोस में चेकआउट कर लेना। ठीक है, वो सीमैट वाले प्लेलिस्ट में भी अटैच्ड हो, अदरवाइज अगर कहोगे तो मैं कमेंट में भी मेंशन कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ 630 चिल्ड्रन इज अरेंज्ड इन रोज ऑफ अ ग्रुप फोटोग्राफ सेशन, ईच रो कंटेन्स 3 fewer चिल्ड्रन देन द रो इन फ्रंट ऑफ इट, तो व्हाट नंबर ऑफ रोज इज नॉट पॉसिबल? क्वेश्चन को पॉज करो और पहले ट्राई करो खुद से सॉल्व करने की, क्या अप्रोच होगा तुम्हारा, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें गिवन है 630, साथ में ये गिवन है कि हर एक रो में क्या है, 3 fewer चिल्ड्रन है देन द रो इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कि अगर फ्रंट ऑफ इट लेट अस से ये कोई रो है जहाँ पे कि R चिल्ड्रन है, तो इससे पीछे वाली रो में R-3 होंगे, उससे ही पीछे वाली रो में R-6 होंगे, उससे ही पीछे वाली में R-9 होंगे, एंड सो ऑन। ओके, तो कौन सा टोटल नंबर ऑफ रोज पॉसिबल नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर हम 3 रोज की बात करें, लेट अस से देयर आर 3 रोज, तो अगर 3 रोज हैं तो यहाँ पे फोकस करो एवरेज वैल्यू पे, यानी मिडिल वैल्यू पे फोकस करो। ओके, तो अगर टोटल नंबर रोज का हमारा वैल्यू 3 है, तो मिडिल वैल्यू क्या आएगा, एवरेज वैल्यू क्या आएगा? 630 डिवाइड बाई 3 कर दोगे। ठीक है, 630 डिवाइड बाई 3 क्या आ रहा है? दैट इज 210, यानी कि जो मिडिल वैल्यू है दैट विल बी 210। 207 हमारा उससे पीछे वाली रो होगा, और उससे आगे वाली रो में नंबर होगा 213। तो यानी कि दिस इज डेफिनेटली पॉसिबल, क्योंकि सारी वैल्यूज हमारी इंटीजर में आ रही हैं। जब इंटीजर में नहीं आएंगी, इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रो में जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बैठाओगे वो तो इंटीजर में ही बैठाओगे, फ्रैक्शन में तो चिल्ड्रन बैठ नहीं सकते। ठीक है, क्लियर है? तो दैट इज वाई 3 तो पॉसिबल है अपना, कोई दिक्कत नहीं। 4 की बात करते हैं। अगर हमारा रोज में 4 रोज अगर हम बना रहे हैं, तो एवरेज क्या आने वाला है? एवरेज आएगा 630/4, यानी कि दैट इज 157.5। अब यहाँ पे ये लग सकता है कई बच्चों को कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिकॉज ये फ्रैक्शन में आ रहा है एवरेज हमारा, बट ध्यान ये देना है कि ये जो नंबर ऑफ रोज हमारा है ये क्या है?
देखो जब भी कभी हम लेटेस्ट से हमने नंबर्स लिए 21, 22, 23 एंड 24, दीज आर 4 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, और अगर हम इनका एवरेज लेंगे तो एवरेज कहाँ आएगा, एक्जैक्टली मिडिल में आएगा। लेकिन क्योंकि ये 4 नंबर्स हैं तो एवरेज हमारा कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है, 2 नंबर्स का एवरेज है, यानी कि दैट विल बी 22.5। तो क्या ये बात समझ पा रहे हो कि जब भी इवन नंबर ऑफ रोज होंगे या इवन नंबर ऑफ नंबर्स अगर हम ले रहे हैं तो भले वो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्यों ना हो, बट जो हमारा एवरेज आएगा वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा। तो सिमिलर केस यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे एवरेज फ्रैक्शनल आने का ये मतलब नहीं है कि हमारी वैल्यूज जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ रो, वो इंटीजर नहीं आएगा, बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं है। एवरेज 157.5 है, ठीक है, और क्योंकि एग्जैक्टली मिडिल में आएगा तो इससे 1.5 लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक रो आएगा जिसमें होगा नंबर 156 का, राइट हैंड साइड में 159 का होगा, फिर 162 होगा और एक 153 होगा। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ चिल्ड्रन इन द रो, सो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट थी समझने वाली, साथ में अप्रोच भी समझने वाला था कि कैसे राइट अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बिकॉज अगर तुम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा के करने वाले हो तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा और तुम्हारी समझ के हिसाब से तुम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, कंफ्यूज भी हो सकते हो, अटक भी सकते हो, स्किप भी मारना पड़ सकता है। ठीक है, अदरवाइज सॉल्व वैसे भी हो सकता है कि तुम यहाँ पे एपी एज्यूम करो, एपी में एंड टर्म एज्यूम करो, सम का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, उसके बाद में देखो कि कौन से केसेस में हमारी वैल्यू इंटीजर में आना पॉसिबल है। बट वो ज़्यादा टाइम टेकिंग है, कम्बरसम है, ये ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है और ईजी है, और वैल्यूज हमें ऑप्शंस पे गिवन ही है। ठीक है, सो 3 और 4 तो पॉसिबल है। 5 की बात करोगे, एवरेज क्या आ रहा है 630/5। ना जब भी ऑड वैल्यूज है तो वहाँ पे इंटीजर में आना जरूरी, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर हमारा टर्म है। 630/5 इज 106, तो ये मिडिल वैल्यू हो जाएगा 106, 103, 100, 109 एंड 112। ये बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये लिखने की तुमको जरूरत थोड़ी है। तुम्हारा काम जैसे ही तुम्हें यहाँ पे दिख गया, ठीक है, यहाँ से पता चल गया कि 156 और 159 आ रहा है तो तुम्हें क्लियर हो गया। ठीक है, 5 तो लेना ही नहीं था, चलो ठीक है ले लिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 5 भी पॉसिबल हो रहा है, ऑप्शन में नहीं गिवन है, बट 5 इज ऑल्सो नंबर ऑफ रोज, 5 भी हो सकता है। 6 चेक करते हैं, क्या 6 होना पॉसिबल है? 6 करोगे, 630/6 करोगे, दैट इज 105, तो इंटीजर में वैल्यू तो आ रहा है, बट हमें पता है कि नंबर ऑफ रोज इवन है, तो 105 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तब हमें लेफ्ट वाला वैल्यू मिलेगा रो का, बट वहां पे आएगा 103.5 और राइट हैंड साइड में आएगा 106.5, यानी कि रो में आ रहे हैं वैल्यूज फ्रैक्शन में, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी कि 6 पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल नहीं है वही पॉसिबल है आंसर इस क्वेश्चन का, तो दैट इज वाई 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वैल्यू चेक कर लेते हैं 7 को भी एक बार। तो अगर 7 हमारा आ रहा है तो 7 क्योंकि ऑड नंबर है तो बस स्ट्रेट अवे 630/7 करोगे तो वैल्यू आ रहा है 90, जो कि अगेन इंटीजर है, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, 7 भी हमारा पॉसिबल है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ फॉल्टी वेइंग मशीन रीड्स 1 किलोग्राम्स व्हेन 900 ग्राम्स इज एक्चुअली वेड ऑन इट। तो 900 ग्राम्स को वे कर रहे हो, बट वो मशीन तुमको दिखा रहा है कि 1 किलोग्राम तुमने वे कर लिया है। बेसिकली एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ऐसा स्ट्रेटजी अपनाएगा कि कम तौलेगा लेकिन फ़ायदा पूरा लेगा। ठीक है, कि 900 ग्राम देगा लेकिन बोलेगा 1 किलो दे दिया उसने, पैसा लेगा 1 किलो का, देने वाला है 900 ग्राम, बिकॉज वेट किया उसने गलत। द शॉपकीपर मार्क्ड द प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाई 10%, मार्कअप भी किया है एडिशनली 10% से, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है उससे 10% ज़्यादा ले रहा है और फिर साथ में 10% कम भी दे रहा है। ओके, बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज कॉट बाई द मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट एंड देन दे ऑर्डर्ड हिम टू रिपेयर हिज वेइंग मशीन। उन्होंने कहा कि भैया अपनी रिपेयर जो वेइंग मशीन है उसको तुम सही कराओ, ये नाटक अब चलेगा नहीं। एंड गिव पनिशमेंट टू सेल द गुड्स एट 10% डिस्काउंट ऑन द कॉस्ट प्राइस फॉर अ मंथ, कि अब से लेके अगले 1 महीने तक तुम सारे के सारे गुड्स को 10% डिस्काउंट में बेचोगे, जिनका नुकसान किया है अब उनको फ़ायदा लेने दो थोड़ा सा। ठीक है, सो इफ ईच कस्टमर इज नाउ पेइंग ₹20 फॉर अ केजी, अब के लिए अब पे कर रहा है, यानी कि अब कब, अब तब पे कर रहा है जबकि डिस्काउंट मिल रहा है उसको। सो नाउ ही इज पेइंग ₹20, एवरी कस्टमर इज पेइंग ₹20 फॉर अ किलोग्राम, देन बिफोर द रेड द अमाउंट पेड बाई देम फॉर द सेम क्वांटिटी, यानी कि 1 kg के लिए पहले कितना अमाउंट पे करना पड़ता था, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सेम क्वांटिटी के लिए कितना पे करना पड़ता था। क्लियर है? ठीक है, तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहली चीज हमारे लिए समझना जरूरी, कॉस्ट प्राइस क्या है उसका, क्योंकि अभी तो ये जो ₹20 फॉर ए किलोग्राम है ये तब है जबकि वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है कॉस्ट प्राइस पे। 10% यानी कि 1/10 का डिस्काउंट है, 10 पे 1 का डिस्काउंट है। ठीक है, सो दिस इज नॉट कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, ये 10% डिस्काउंट के बाद यानी 90% की वैल्यू है, तो कॉस्ट प्राइस विल बी 10/9 × 20,
दैट इज फर्स्ट थिंग। ठीक है, ये तो उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। फिर मार्क प्राइस क्या होगा? मार्क प्राइस के लिए 10% से मार्कअप भी किया है, और अगर 10% से मार्कअप किया है तो मार्क प्राइस हमारा क्या हो जाएगा? दैट विल बी 10/9 इंटू 20, ये तो कॉस्ट प्राइस है, और मल्टीप्लाइड बाई 11/10। ठीक है, 11/10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा मार्क प्राइस आ गया। और साथ में वो क्या कर रहा है कि 1 kg मशीन तब रीड कर रही थी उसकी जब 900 ग्राम्स वो वे करता था, यानी कि 900 ग्राम्स के लिए वो इतना पैसा ले लेता था मार्क प्राइस के बराबर, क्योंकि वो देता था 900 ग्राम ही था भाई। 1 kg वो बोलता था पर देता 900 ग्राम था, तो यानी कि 1 kg के लिए इफेक्टिवली प्राइस क्या होगा? 1 kg के लिए प्राइस क्या होगा? क्योंकि ये प्राइस तो हो गया हमारा 900 ग्राम्स का, तो 1 kg का प्राइस आ जाएगा इस वैल्यू का 10/9, देखिए 10/9 इंटू 10/9 इंटू 20 इंटू 11/10, 10 से गया 10, और फिर इसके बाद में बच जाता है क्या क्या? सो दैट इज 1100 डिवाइडेड बाई 81। ठीक है, एक सेकेंड, 1100 कहाँ आ रहा है? ये 22,200 आ रहा है, 2200 डिवाइडेड बाई 81। ओके, अब एक रफ एस्टिमेट ये हो सकता है कि 81 इंटू 30 करोगे तो आ जाएगा 2430, और हमें 230 ऑलमोस्ट कम करना है, 230 ऑलमोस्ट 3 रुपीज़ कम होगा, तो 27 के आसपास आंसर आएगा, ऑप्शन ए मार्क कर दोगे। अदरवाइज एग्जैक्ट पता लगाना है तो काटा पीटी करोगे, 81 से डिवाइड करोगे, 81 1 जा 81 2 जा 162, बच गया कितना? 58, 58 यानी कि 81 से जाएगा 7 टाइम्स, 567 बचा 13, पॉइंट लगाया 130 हो गया। अब फिर 1 टाइम जाएगा 81, फिर कितना बच गया अपना? 49 बच गया, 490 यानी कि 6 टाइम्स जाएगा, 27.16 रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा। बट इतना क्यों करोगे? सीधे सीधे एस्टिमेट करके ऑप्शंस देख के, क्योंकि ऑप्शंस इतना दूर दूर हैं कि एस्टिमेशन अपना काम कर जाएगा, ऑप्शन ए मार्क कर देंगे। क्या अप्रोच क्लियर होता है? ठीक है, साथ में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में भी एक प्रॉपर मैंने सेशन लिया हुआ है, तो अगर तुमको कन्फ्यूजन है, ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत आता है जहाँ पे कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का रोल आता है, ठीक है, बाइंग के टाइम पे भी वो चीट कर रहा है, सेलिंग के टाइम पे भी चीट कर रहा है, तो तुम उस सेशन को प्रॉपरली देख सकते हो। अगर तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर है तो आई बिलीव क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। या फिर इनिशियल केस में कंडीशन क्या बना है वो एक बार फिर से बता देता हूँ कि पहले 1 kg तो देना चाहिए था पर दिया है उसने 900 ग्राम्स, यानी कि पैसा उसका खर्च कितना हुआ? उसने 900 ग्राम दिया और पैसा लिया 1000 ग्राम का, तो दिस इज हिज कॉस्ट। ठीक है, एंड दिस इज द वैल्यू दैट ही हैज टेकन। और साथ में मार्कअप क्या है? 10% से, यानी कि 10 का सामान था तो 11 में दे रहा है, तो ये भी इफेक्ट है, इजंट इट सो? ये भी इफेक्ट है उसका। तो इफेक्टिवली क्या मामला बन रहा है यहाँ पे? ठीक है, ये 20 से 20 तो पहले ही हटा दो, फिर 10 से 10 गया, यानी कि 9 का सामान 11 में दे रहा है वो इफेक्टिवली। तो स्ट्रेट अवे तुम 11/9 मल्टीप्लाई कर दोगे, कहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे? कॉस्ट प्राइस में, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से भी समझ सकते हो। बाकी इस पर बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं तो वो उस सेशन को एक बार देख लेना, अगर होगा तो मैं यहाँ पे ऊपर कार्ड भी लगा दूंगा, अदरवाइज कमेंट में मेंशन कर दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी कुछ वीडियोस मैंने डाले हुए हैं तो काम के तुम्हारे, तो वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो अगर तुमने अब तक देखे नहीं है तो। ओके, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इशू आ रहा है तो उसके लिए भी मेंशन करना। पीएनसी प्रोबेबिलिटी का सेशन मैं कोशिश करूँगा कि आज, अदरवाइज कल पक्के से पक्का मैं बिल्कुल है कि डाल दूंगा। ठीक है, और एलआर के लिए भी कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, बट एलआर में मैं श्योरली तो नहीं कह सकता, बट ये कोशिश करूँगा। क्रिटिकल रीजनिंग पे तो एक सेशन पक्का डालूंगा। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग में बेस्ड, फिर वो एग्जर्शन रीजन भी, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में और कुछ और क्वेश्चंस, उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सेपरेट सेशंस में मैंने टॉपिक पे बनाए हुए हैं तो उनको तुम ऑलरेडी देख सकते हो, और इसके अलावा एक मिक्स सेशन प्रैक्टिस का एडिशन बना देंगे। ठीक है, सो दैट तुम्हारा और भी, अगर वो पीछे के सेशन देखे हुए हैं तो साथ में चीज़ें तुम्हारी रिवाइज हो जाए। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क A takes 3 hours less than C, who takes 4 hours more than B. If A and C together take the same time as B alone takes to complete the work, how much time will A alone take to do the work? वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है, समझने की जरूरत है। तो A यहाँ पे क्या कर रहा है? 3 घंटे कम ले रहा है C से, 3 hours less than C। ठीक है, तो लेट अस से C हमारा ले रहा है कितना टाइम? मान लिया कि C हमारा T टाइम ले रहा है, तो A 3 घंटे कम ले रहा है, यानी कि T - 3 आवर्स ले रहा है। साथ में हमें कह रहा है क्वेश्चन दैट C हु टेक्स 4 आवर्स मोर देन B, तो C B से 4 घंटे ज्यादा ले रहा है, यानी कि B C से 4 घंटे कम ले रहा है, तो B का टाइम टेकन होगा T - 4।
अब जैसे हम ऐसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं इन तीनों वैल्यूज़ का, क्योंकि हमें वैल्यूज़ ये यहाँ पे इंटीजर में तो पता नहीं है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम को वर्क मान लेंगे, तो वर्क हमारा आ जाएगा, बेसिकली वर्क हो जाएगा टी इंटू टी माइनस थ्री इंटू टी माइनस फोर। थोड़ा पेशेंस रखना, क्वेश्चन को एंड तक सॉल्व करते हैं, इसके बाद में फिर इस क्वेश्चन को करने का स्मार्ट अप्रोच क्या होगा वो बाद में समझेंगे, पहले इसको ऐसे ही करते हैं, ठीक है। बिकॉज कभी कभी एग्जाम में वो अप्रोच अगर नहीं क्लिक कर रहा है या फिर वैसा अप्रोच अप्लाई नहीं हो रहा है जस्ट इन केस, तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी तो समझ में आना चाहिए। ओके, सो ये हमारा वर्क का सिनारियो बन गया। ओके, अब एफिशिएंसी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, टाइम पता है हमको, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी, तो एक एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, टी इंटू टी माइनस थ्री इंटू टी माइनस फोर डिवाइडेड बाई टी माइनस थ्री, यानी कि टी इंटू टी माइनस फोर ए की एफिशिएंसी आ गई। बी क्या आ जाएगी, टी इंटू टी माइनस थ्री, और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी टी माइनस थ्री इंटू टी माइनस फोर। क्वेश्चन एडिशनली हमसे क्या कह रहा है, दैट ए एंड सी टुगेदर टेक द सेम टाइम एज बी अलोन टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि ए और सी को जो टाइम लग रहा है वो उतना ही लग रहा है जितना बी को अकेले लग रहा है, विच एम्प्लाइज की एफिशिएंसी जितनी ए और सी की होगी उतनी ही अकेले बी की भी होगी, और बी की एफिशिएंसी हमें टी इंटू टी माइनस थ्री गिवन है, तो बस पुट कर दो, यानी कि टी इंटू टी माइनस फोर जो कि ए की एफिशिएंसी है प्लस टी माइनस थ्री इंटू टी माइनस फोर, एंड दैट इज इक्वल टू बी की एफिशिएंसी विच इज टी इंटू टी माइनस थ्री। यहाँ पे टी माइनस फोर कॉमन आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और अंदर बच जाएगा टी प्लस टी माइनस थ्री, यानी कि टू टी माइनस थ्री, एंड दैट इज इक्वल टू टी इंटू टी माइनस थ्री। So this becomes 2t square minus 3t minus 8t यानी minus 11t plus 12 and that is equal to t square minus 3t. 2t square minus t square आ जाएगा t square minus 8t plus 12 is equal to 0. यहाँ पे दो फैक्टर आ रहे हैं 6 and 2, t minus 2t सॉरी t minus 2t नहीं, t minus 2 इंटू t minus 6 दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से t की वैल्यू या तो 2 आएगी या फिर 6 आएगी। अब थिंक अबाउट इट, क्योंकि हम t माइनस थ्री और t माइनस फोर टाइम की वैल्यूज ले रहे हैं, टाइम हमेशा पॉजिटिव होगा, तो t 4 से बड़ा वैल्यू आएगा, यानी कि t 2 तो नहीं हो सकता है, निगेटिव तो टाइम हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली t मस्ट बी इक्वल टू 6, और अगर t इज इक्वल टू 6 आ रहा है तो टाइम टेकन बाई a अलोन कितना है, दैट इज t माइनस थ्री विच इज इक्वल टू 6 माइनस थ्री विच इज इक्वल टू 3 आवर्स। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। ओके, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, बट ये तो क्या इस क्वेश्चन को करने का एक लंबा तरीका, बेटर अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इस क्वेश्चन में एक चीज हमें मेंशन है कि ए और सी साथ में, ए एंड सी टुगेदर टेक द सेम टाइम एज बी अलोन, ठीक है। तो अगर बी की जगह हम लिख दें ए एंड सी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है पहली लाइन में, टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क ए टेक्स 3 आवर्स लेस देन सी हु टेक्स 4 आवर्स मोर देन ए एंड सी टुगेदर, क्योंकि ए और सी को साथ में उतना ही टाइम लग रहा है जितना कि बी को लग रहा है, तो बी को हटा के ए और सी से ही रिप्लेस कर दो, ठीक है, कि ए और सी को साथ में जितना टाइम लग रहा है उससे सी 4 घंटे ज्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो अब कहानी क्या बनेगी, ए है सी है और बी की जगह ए एंड सी ही है, तो लेट अस से ए और सी को साथ में मिला के लग रहा है एक्स टाइम, ओके, क्योंकि टी में हमने सॉल्व किया इसलिए यहाँ पे एक्स मान लिया, एक्स टाइम लग रहा है ए और सी को साथ में मिला के, तो सी को 4 घंटे ज्यादा टाइम लग रहा है उससे, यानी कि सी क्या टाइम टेकन कितना है, एक्स प्लस 4 है, एंड ए इज टेकिंग 3 आवर्स लेस देन सी, यानी कि ए का टाइम क्या है, एक्स प्लस 4 माइनस 3 विच इज एक्स प्लस 1। इस तरह से लिखने का एक पर्पस है, बिकॉज बी उतना ही टाइम ले रहा है जितना कि ए और सी ले रहे हैं, तो ए और सी को साथ में अगर एक्स टाइम लग रहा है तो ए को उससे 1 आवर ज्यादा लग रहा है, सी को उससे 4 आवर ज्यादा लग रहा है। और क्या अब तुम एक पैटर्न यहाँ पे देख पा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं कई बार, अगर नहीं तुमने देखा है वैसा कोई क्वेश्चन, वैसा सेशन नहीं देखा टाइम एंड वर्क का प्रॉपर्ली, तो यहाँ पे जान लो कि अगर हमें ऐसा गिवन है कभी भी कि लेट अस से ए और सी साथ में मिलकर एक्स टाइम ले रहे हैं, ए को उससे 1 घंटे ज़्यादा लग रहा है, सी को उससे 4 घंटे ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसे केसेस में जो एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 इंटू 4, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू, ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई 2 आवर्स, और क्वेश्चन में हमसे ए के लिए पूछा है तो एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आवर्स आ जाएगा। तो स्ट्रेट अवे ये क्वेश्चन हमारा 2 लाइन लिख के खत्म हो गया। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, अगर तुम स्मार्टली चीज़ों को समझते हो, क्वेश्चन की बजाय तुरंत उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देने के उसको समझने की कोशिश करते हो और इस बात को बार बार प्रैक्टिस करते हो, तो डेफिनेटली तुम्हारा जो टाइम बचता है दैट इज इमेंस, साथ में जो अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती है जिससे तुम क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हो वो भी साथ में, समय के साथ में। ऐसा नहीं है एक दिन में ऐसा हो जाता है, ठीक है, एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होता, बट धीरे धीरे जब तुम चीज़ें समझना शुरू करते हो तो तुम्हें चीज़ें आसान लगना भी शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे, और इंटरेस्टिंग भी लगने लगती हैं। तो कोशिश ये करो हमेशा
अगर तुमको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, और नेचुरल है, कई बार दिक्कतें आती हैं, तो अगर प्रॉब्लम आ रहा है तुमको तो क्वेश्चन के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, समझने की कोशिश करो उसको। शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगेगा बट टाइम दो उसको, ठीक है, समझने की कोशिश करो। तुमने सॉल्व भी कर लिया एक बार तो भी देखो क्या इससे बेटर अप्रोच कोई हम अप्लाई कर सकते थे और क्या किया जा सकता था जिससे क्वेश्चन और बेहतर तरीके से सॉल्व होता। ठीक है, हमेशा तुमको सॉल्यूशन इमीडिएट नहीं मिलेगा बट अल्टीमेटली मिलेगा, समझ में आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, अ बैग कंटेन्स 2 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स। 2 रेड बॉल्स है, 5 वाइट बॉल्स है और 3 ब्लैक बॉल्स है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम। रेड बॉल्स है 2, वाइट बॉल्स है 5 एंड ब्लैक बॉल्स है 3। 2 balls are drawn at random. Find the probability for the balls to be of different color. Okay. क्या क्या केसेस बन सकते हैं? 2 बॉल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो एक केस हो सकता है कि फर्स्ट बॉल हमारी रेड हो, सेकेंड बॉल व्हाइट या ब्लैक हो। फर्स्ट बॉल, सेकेंड बॉल, या फिर फर्स्ट बॉल हमारी व्हाइट हो, सेकेंड बॉल रेड या ब्लैक हो, या फर्स्ट बॉल ब्लैक हो और सेकेंड बॉल व्हाइट और रेड हो। इजंट इट? एक बॉल सेकंड मतलब कि एक बॉल हमारी रेड हो, अरे मतलब ऐसा थोड़ी है कि फर्स्ट पहले निकाल रहे हैं सेकंड बाद में निकाल रहे हैं, साथ में ही निकाल रहे हैं, बट ऐसा केसेस बने, ये तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं? बट इनको अलग से काउंट करने की बजाय क्या हम ये नहीं कर सकते कि हम ये देख लें कि कौन से ऐसे केसेस बन रहे हैं हमारे जबकि दोनों बॉल सेम कलर की ड्रॉ हो रही हैं, जबकि दोनों बॉल हमारी सेम कलर की ड्रॉ हो रही हैं, और फिर उन केसेस को हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितने केसेस में हमारी सेम कलर की बॉल ड्रॉ होगी? तब हो सकती है जबकि दोनों रेड हो, यानी कि 2 रेड बॉल्स हैं, उसी में से 2 बॉल्स हम सेलेक्ट करें, या दोनों व्हाइट हो, 5 में से 2 बॉल हम सेलेक्ट करें, दोनों व्हाइट, ठीक है, बिकॉज 5 व्हाइट है, या दोनों ब्लैक हो, विच इंप्लाइज कि 3 में से 2 बॉल्स हम सेलेक्ट करें। सो दीज आर टोटल नंबर ऑफ केसेस, जबकि सेम कलर की बॉल सेलेक्ट होगी, और टोटल केसेस कितने हैं? नंबर ऑफ बॉल्स है 10, तो 10 में से कोई 2 सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये तो तब हो गया जबकि सेम कलर की बॉल सेलेक्ट हुई है, तो 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। क्या आएगा? 1 माइनस 2c2 इज 1, 5c2 is 10, 3c2 is 3, and that divided by 10 into 9 by 2, which is 45. That is 1 minus 14 by 45, which is 31 by 45. So this will be our answer, 31 by 45. क्या बात क्लियर है? ठीक है, ओके। अगर इस तरह से करने वाले हो, अगर इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो, टोटल केसेस तो तब भी वही होंगे 10c2 यानी कि 45, टोटल केसेस में तो कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ से कितने केसेस बनने वाले हैं? अगर एक बॉल रेड है, दूसरी व्हाइट या फिर ब्लैक है, तो यानी कि 2 इंटू 8, क्योंकि पहली बॉल के 2 तरीके हैं सेलेक्ट करने के, दूसरी 8 में से कोई भी हो सकती है, तो 16 आ गया। यहाँ पे आएगा व्हाइट इज 5 और रेड और ब्लैक यानी कि 5 इंटू 5 25 केसेस बने, और लास्ट में ब्लैक यानी कि 3 इंटू 7 21। टोटल कितना आ गया? 46 प्लस 16, दैट इज 62। बट यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रहा है, या फिर 62 वैल्यू क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने हर एक केस का डबल काउंटिंग किया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब हमने पहली रेड निकाली और दूसरी व्हाइट या फिर ब्लैक है, तो क्या वो केस यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा कि अगर हमारी यहाँ पे रेड आ गई और पहली वाली ब्लैक है, ये भी तो इंक्लूड होगा? तो यानी कि हर एक केस को हमने 2 बार काउंट किया है, डबल काउंटिंग किया है। तो अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो डिवाइड बाई 2 बाद में करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड बाई 2 हमें बाद में करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ हमें ध्यान देनी पड़ेगी, और अगर ये ध्यान दे पा रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और या फिर ऐसा करो कि तुम देख लो कि क्या क्या केसेस हो सकते हैं, तो रेड और व्हाइट होगा, व्हाइट और ब्लैक होगा, रेड और ब्लैक होगा, तो इस तरह से करोगे डबल काउंटिंग नहीं होगा। रेड और व्हाइट होने के केस होंगे 2 इंटू 5, एक रेड एक व्हाइट यानी कि 10। व्हाइट और ब्लैक होने के केसेस होंगे 5 इंटू 3 यानी कि 15, और रेड और ब्लैक होने के केसेस होंगे 2 इंटू 3 यानी कि 6। अब ऐड करोगे तो सीधे सीधे हमें 31 वैल्यू मिल जाएगी। तो किसी भी तरीके से करो, बट तुमको ये समझ में आना चाहिए कि कब कहाँ पे हमारा काउंटिंग डबल हो रहा है। ठीक है, किस तरह से हम सॉल्व करें ताकि हम एक बार ही काउंट करके प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाए। हमेशा एक्चुअल में ये भी तरीका पॉसिबल नहीं होगा, हमेशा ये भी पॉसिबल नहीं होगा, बट तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग है उससे तुम डिसाइड करोगे कहाँ पे कौन सा तरीका मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। और कई बार ये तरीका बेस्ट इफेक्टिव होगा कि तुम्हें कम केसेस सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे बजाय कि काउंट करने के। ठीक है, अगर केसेस काउंट करने वाले ज़्यादा हैं तो सब्ट्रैक्ट करके अपना काम चलाओ, आंसर निकालो, आगे बढ़ो। ऑप्शन ए इन दिस केस। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, a real estate broker has 11 unsold houses in a row in Arera colony. Broker planned to sell 4 houses to a prospective buyer. In how many ways can broker plan to sell houses such that no two of them are next to each other? Purpose क्या है यहाँ पे कि 11 houses हैं total unsold houses in a row. ठीक है, अब ब्रोकर प्लान कर रहा है उसको 4 हाउसेस सेल करने हैं और इस तरह से सेल करने हैं 4 हाउसेस सच दैट नो टू ऑफ देम आर नेक्स्ट टू ईच अदर. कोई भी दो उनमें से अगल बगल नहीं होने चाहिए, अड़ोस पड़ोस में नहीं होने चाहिए. ओके, तो अगर 11 हाउसेस हम ले रहे हैं और हमें चाहिए ऐसे हाउसेस 11 में से 4 जो कि अड़ोस पड़ोस में नहीं हो, एडजेसेंट नहीं हो, नेक्स्ट टू ईच अदर नहीं हो, क्या क्या केसेस बन सकते हैं समझने की कोशिश करते हैं क्या अप्रोच होगा. ठीक है, लेट अस से हमने पहले H1 ले लिया. अगर H1 ले लिया तो अब H2 को तो नहीं ले सकते क्योंकि जस्ट बगल में नेक्स्ट हाउस है. ठीक है, H3 ले सकते हैं तो मान लो H3 भी ले लिया, लेकिन अब H4 नहीं ले पाएंगे. अब कोई भी हाउस ले सकते हैं, लेट अस से हमने H7 ले लिया तो अब H8 नहीं ले पाएंगे, और फिर कोई भी ले लो, लेट अस से हमने H10 ले लिया तो ये पहला केस बन गया. ऐसे ही हम ऐसा भी कर सकते हैं, लेट अस से हमने H2 ले लिया, H2 को पहला हाउस सेलेक्ट किया तो अब अगला हाउस हमारा H3 तो नहीं हो पाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हाउस लेट अस से हमने H5 ले लिया तो अब H6 तो नहीं हो पाएगा, फिर तुमने H8 ले लिया तो H9 नहीं हो पाएगा, फिर कोई भी ले लो, लेट अस से H11 ले लिया. तो क्या तुम ये पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि हमारा हर एक केस में 3 ऐसे हाउसेज होंगे जो कि हम नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे. 11 में से 3 ऐसे हाउसेज होंगे क्योंकि अगर जो पहला लिया है उसके बगल वाला नहीं लोगे, जो दूसरा लिया उसके बगल वाला उसका अगला नहीं लोगे, जो तीसरा लिया उसका अगला नहीं लोगे. यानी कि देयर विल ऑलवेज बी 3 हाउसेज विच यू कैन नॉट सेलेक्ट बिकॉज दे आर जस्ट नेक्स्ट टू द हाउस दैट यू सेलेक्टेड. ठीक है, क्या ये बात समझ पा रहे हो? यानी कि हमेशा देयर विल बी 3 सच हाउसेज दैट यू कैन नॉट सेलेक्ट बिकॉज यू ऑलरेडी सेलेक्टेड अ हाउस दैट इज नेक्स्ट टू इट. So always your selection will be among 8 houses, among 11 minus 3 यानी कि 8 houses में से तुम सेलेक्ट करोगे. ठीक है, 8 houses में से सेलेक्ट करोगे और 8 में से सेलेक्ट कितने करोगे? 4. So 8C4 will be total number of ways. That will be 8 into 7 into 6 into 5 divide by 4 into 3 into 2 into 1. 4 2 8, 8 से 8 गया, 3 से 2, so that is 70 ways हमारा आंसर आ जाएगा. Option A. Because always you are selecting among 8 houses. 11 में से 3 हाउसेस तुम्हें हटाने पड़ेंगे जो कि नहीं सेलेक्ट कर सकते क्योंकि उनसे पहले वाला हाउस तुमने सेलेक्ट किया हुआ है. क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Himesh drives a car at a speed of 16 km/h but stops for 8 minutes to take rest at the end of every 23 kilometers. तो 16 km/h की स्पीड है बट वो क्या कर रहा है? 8 मिनट्स का ब्रेक ले रहा है हर बार जब वो 23 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? 23 को 16 से डिवाइड करके टाइम निकालने की कोशिश करोगे, टाइम तुम्हारा आने वाला है फ्रैक्शन में, इंटीजर में तो आने वाला नहीं है. ठीक है, तो वो टाइम निकालने की हमें ज़रूरत है कि नहीं है पहले आइडेंटिफाई करते हैं. क्वेश्चन क्या पूछा? टाइम दैट ही विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 128 किलोमीटर. उसको कवर क्या करना है? 128 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है. ठीक है, तो कैसे कवर कर सकता है? पहले उसने क्या किया? वो 23 किलोमीटर चला, फिर उसने लिया एक ब्रेक 8 मिनट का, फिर वो चला 23 किलोमीटर, फिर उसने लिया एक ब्रेक 8 मिनट का. ठीक है, फिर वो चलेगा 23 किलोमीटर, 8 मिनट का ब्रेक लेगा, अगेन 23 किलोमीटर चलेगा, 8 मिनट का ब्रेक लेगा. कितना हो गया? 23 × 4 92. फिर से चलेगा 23 किलोमीटर और ब्रेक लेगा 8 मिनट का. अब हो गया 115 किलोमीटर्स, टोटल 128 यानी कि 13 किलोमीटर और चलेगा, खत्म हो गया उसका. ठीक है, सो दिस इज हिज टोटल जर्नी. ओके, अब यहाँ पे तुम बजाय 23 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा, तुम पूरा स्ट्रेच जो है इसमें टाइम लगा लो, कितना टाइम लगने वाला है, और साथ में ये जो ब्रेक का टाइम है इसको ऐड कर दोगे तो टाइम आ जाएगा. ठीक है, तो टोटल 128 किलोमीटर चलने में उसको 16 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? डिवाइड बाई 16 km/h कर दो. 16 8 × 128 यानी कि 8 आवर्स लगने वाले हैं, और साथ में वो 8 मिनट्स × 5 यानी कि 40 मिनट्स का गैप भी ले रहा है, ब्रेक भी ले रहा है, तो टोटल टाइम लगेगा 8 आवर्स 40 मिनट्स का. ऑप्शन बी. तो वेरी इजी क्वेश्चन अगर तुम लैंग्वेज को समझ रहे हो. ठीक है, और गलत चीज़ों पे नहीं जाते हो. तुम 23/16 करने की कोशिश करोगे तो अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट करोगे और कुछ नहीं होगा. ठीक है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 23 किलोमीटर एक स्टेप में एक बार में चल रहा है. ठीक है, तो उसका टाइम निकालो या फिर एक साथ टोटल सारे का टाइम निकाल लो. तो सारे का टाइम निकालो जो आसान है.
ठीक है, मुश्किल चीज़ों में क्यों जा रहे हो। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Fresh grapes contain 80% water while dry grapes contain 10% water. If the weight of dry grapes is 250 kilograms, then what was the total weight when it was fresh? फ्रेश रहे होंगे तब वेट कितना रहा होगा। जाहिर सी बात है, जो हमारा वाटर है, वाटर कंटेंट है 80% है फ्रेश ग्रेप्स में, और ड्राई ग्रेप्स में सिर्फ 10% है, यानी कि वाटर कंटेंट कम हो रहा है। तो डेफिनेटली जो वेट है वो जब ड्राई ग्रेप्स होंगे तो कम होगा, फ्रेश ग्रेप्स का वेट ज़्यादा होगा। बट यहाँ पे एग्जैक्ट अप्रोच क्या है कि तुम सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, सॉल्व कैसे करोगे। एक तरीका ये हो सकता है, कई बार सोच सकते हो कि 250 किलोग्राम है, 80% से वाटर हो गया 10%, ठीक है, तो 8 टाइम्स कर दिया तुमने, ठीक है, 8 टाइम्स कर दिया तो 2000 kg होगा, ऐसा सोच सकते हो। ठीक है, बट करेक्ट अप्रोच क्या होगा, ये सब तो तुक्केबाजी होगी। ठीक है, कि तुम क्वेश्चन को समझे नहीं, तुमने सॉल्व करना शुरू कर दिया। बिना समझे अगर सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा गलत ही सॉल्व करोगे, मोस्टली तो गलत ही करोगे, कभी सही भी हो सकता है। ठीक है, बट वो कभी सही करने का मतलब नहीं है, समझ के करोगे तो हमेशा सही करोगे। तो बेसिकली क्या चीज़ है जो कि नहीं बदल रही है यहाँ पे, ठीक है, कि क्या चीज़ है जो बदल रही है और क्या है जो कि नहीं बदल रहा है, तो वो हमें फोकस करना है। जब एक ग्रेप फ्रेश है तो उसमें 80% क्या है, वाटर है, बचा क्या, 20% और बच गया। भाई 20% क्या है, दिस इज पल्प, ये पल्प है। जब ड्राई है ग्रेप तो उसमें 10% वाटर है और बचा क्या, 90% पल्प है। अब वाटर जो है वो तो चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वाटर ही तो सूख रहा है फ्रेश से ड्राई होने में। तो जो चीज़ बदल रही है उसके परसेंटेज के हिसाब से हम कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, जो नहीं बदल रही है, यानी कि क्या नहीं बदल रहा है, पल्प नहीं बदल रहा है। पल्प जितना पहले होगा उतना ही बाद में होगा। तो किसी एक केस में तुम पल्प की वैल्यू निकाल लो, उससे दूसरा वाला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जब हम ड्राई ग्रेप्स की बात कर रहे हैं तो ड्राई ग्रेप्स का वेट कितना है, 250 किलोग्राम से, तो पल्प कितना होगा, 90% होगा, यानी कि पल्प हो जाएगा 90/100 इंटू 250, दैट इज 225 किलोग्राम्स। ओके, और अब यही पल्प हमारा रहेगा फ्रेश ग्रेप्स में भी। तो फ्रेश ग्रेप में भी 20% पल्प है, और पल्प की वैल्यू कितना है, 225 किलोग्राम। 20% कितना होता है, 1/5 होता है, यानी 1/5 पल्प है, और 1/5 की वैल्यू है 225, यानी कि टोटल फ्रेश ग्रेप्स का वेट क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ पल्प, यानी कि 5 इंटू 225, दैट इज 1125 किलोग्राम्स, विच इज ऑप्शन बी। क्या बात क्लियर है। ठीक है, ओके। और या फिर ऐसे भी सोच सकते थे कि ड्राई ग्रेप्स में 90% पल्प है, फ्रेश ग्रेप्स में 20% पल्प है, यानी कि फ्रेश ग्रेप्स का जो वेट होगा वो हो जाएगा 90/20 ऑफ ड्राई ग्रेप्स का वेट, विच इज 250, विच इज अगेन 1125 किलोग्राम्स। ठीक है, तो एक ही स्टेप में डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अदरवाइज ऐसे करोगे कि 90% पहले कितना आया, 225 किलोग्राम्स, फिर यही पल्प हमारा 20% है फ्रेश ग्रेप्स में, उसकी वैल्यू है 225, 20% की वैल्यू है 225, 20% यानी 1/5 की वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू क्या, 1 की वैल्यू क्या होगी, पूरे फ्रेश ग्रेप्स की वैल्यू क्या होगी, 5 टाइम्स होगी, तो 5 इंटू 225 कर दोगे, 1125 किलोग्राम्स हमारा आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Next question. Three cards x, y, and z move in such a way that when x takes 6 steps, y takes 7 steps, and z takes 8 steps in the same time, 3 steps of x are equal to 4 steps of y and 5 steps of z. So what is the ratio of their speeds? स्पीड का रेशियो क्या होगा। सबसे पहली चीज क्या मेंशन्ड है, x, y और z जो कार्ड हैं, x कार्ड is taking 6 steps, y is taking 7 steps, and z is taking 8 steps in the same time. सेम टाइम, तो ये नंबर ऑफ स्टेप्स हैं कितना, सेम टाइम में। तो अगर हमें इनके स्टेप की वैल्यू एग्जैक्टली मेजरमेंट पता चल जाए तो फिर हम स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि सेम टाइम में ये बात हमको कह रहा है, हमें अल्टीमेटली रेशियो निकालना है। ठीक है, तो टाइम कितना है इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें रेशियो स्पीड का आ जाएगा। स्पीड के रेशियो के लिए क्या चाहिए हमको, देखो सेम टाइम में कितने स्टेप चल रहे हैं वो मिल गया हमें, बट डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। अगर हमें स्पीड चाहिए तो डिस्टेंस चाहिए, बट डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ स्टेप की वैल्यू से नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्स, वाई और जेड का स्टेप का लेंथ अलग अलग है, तो लेंथ भी पता होना चाहिए, जो कि हमें सेकंड लाइन में इंफॉर्मेशन दिया है कि 3 स्टेप्स ऑफ x, यानी कि 3x इज इक्वल टू 4 स्टेप्स ऑफ y एंड दैट इज इक्वल टू 5 स्टेप्स ऑफ z। लेकिन अभी भी हम x, y और z के स्टेप्स की लेंथ नहीं पता लगा पाए हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लो क्या है, 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। मान लिया कि 60 सेंटीमीटर का एक स्टेप है, कोई भी सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तुमको जो मानना है मानो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 60 सेंटीमीटर का लेटर से एक स्टेप आ गया, ये 3 स्टेप आ गए, क्योंकि ये 3 स्टेप के लिए हमने वैल्यू माना है। तो एक स्टेप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर एक्स का,
वाई के लिए आ जाएगा 60/4 यानी 15 सेंटीमीटर, और जेड के लिए आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि दैट इज 20, 15 एंड 12। ये स्टेप की क्या आ गया, लेंथ आ गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टेप्स को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, ये भी सब रेशियो ही है, ये भी रेशियो ही है। ठीक है, तो 6 × 20 आ जाएगा 120, दिस विल बी 105 एंड दिस विल बी 12 8 96। अभी 3 से कट सकता है तो ये हो जाएगा 40:35:32। सो दिस विल बी द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। ध्यान देना है, ये रेशियो ऑफ स्पीड है, ये एक्चुअल स्पीड नहीं है, बिकॉज एक्चुअल स्पीड के लिए हमें डायमेंशन पता होना जरूरी है कि कितने टाइम में, पहली चीज तो कितने स्टेप लिए, कि वो 5 सेकंड में लिए थे, 10 सेकंड में लिए थे, 2 सेकंड में लिए थे, साथ में जो स्टेप का लेंथ है वो कितना है, एग्जैक्टली सेंटीमीटर है, मीटर, किलोमीटर है। तो एग्जैक्ट वैल्यूज बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से हमें रेशियो मिल सकता है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि एग्जैक्ट वैल्यू मिल पाएगी क्या, तो नहीं मिल पाएगी, तब आंसर होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू हम स्पीड डिटरमाइन नहीं कर सकते, रेशियो जरूर डिटरमाइन कर सकते हैं, और रेशियो में डिटरमाइन किया हुआ है। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A kite in the shape of a square with a diagonal of length 32 cm is attached to an equilateral triangle of base 8 cm। तो एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर ही है, देखने में भले ना लग रहा हो, बट दिस इज अ स्क्वायर ओनली, और स्क्वायर का डायगोनल की वैल्यू दी है 32 सेंटीमीटर। साथ में देयर इज इक्विलैटरल ट्रायंगल जो अटैच्ड है इसमें, और उसकी एक डायमेंशन क्या है, बेस 8 है, तो सारी वैल्यूज 8 होंगी। क्वेश्चन पूछ रहा है कितना पेपर लगा, यानी कि टोटल एरिया कितना आ रहा है इसका। ठीक है, बाकी तुम धागा वागा और वो सब कर लोगे। ठीक है, उड़ाने के लिए। तो 32 सेंटीमीटर अगर हमारा डायगोनल का लेंथ है, तो एक साइड अगर ए है, इफ दिस इज ए, दिस इज ए, और क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज स्क्वायर, तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्लियरली हमें क्या दिख जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है, या तो ये चीज़ याद रखो हमेशा कि जब भी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें कि दो साइड्स इक्वल हैं, यानी कि 45-45 के एंगल बन रहे हैं, तो रेशियो ऑफ साइड्स क्या होगा, 1:1:√2। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे पाइथागोरस लगा दोगे कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल 32 का स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, तो 1:1:√2 याद रखोगे तो हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी 32 डिवाइडेड बाई √2 विच इज 16√2। ओके, 16√2 वैल्यू आ गया, और 16√2 अगर हमारा वैल्यू आ रहा है, तो यानी कि एरिया क्या हो जाएगा स्क्वायर का, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 16√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसको 32 स्क्वायर कर रहे थे, यानी 2a स्क्वायर हमारा 32 का स्क्वायर आ रहा था, तो ए स्क्वायर आ जाएगा 32 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो दिस वैल्यू 16 का स्क्वायर 256 × 2 512, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या आ जाएगा, दैट विल बी √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 × 8 का स्क्वायर, तो दैट इज 16√3, 16 × √3 होगा 1.732। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू 1.732 निकाल सकते हो। क्लियर है, अदरवाइज क्या है, 16 में 1.732 मल्टीप्लाई करो, कभी भी तुम्हें √3 की वैल्यू निकालनी हो तो अप्रॉक्सीमेट अगर करना है तो इसको 1.75 मान लो। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन 1.75 या 7/4 हो गया, बिकॉज 1.73 इज वेरी क्लोज। पर ध्यान ये देना है कि वैल्यूज हमारी दूर दूर है कि नहीं है। अगर बिल्कुल पास पास वैल्यूज होते कि एक वैल्यू हमारी 519.712, एक हो 518.614, बहुत क्लोज हो, तब फिर हमें एग्जैक्ट पे जाना पड़ेगा, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। 99% केसेस में तुम्हारा इस वैल्यू से काम चल जाएगा। तो स्ट्रेट अवे 1.75 मानो, 7/4 करोगे तो दिस विल बी 28 आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 28 आ जाएगा। ठीक है, काम तुम्हारा चल जाएगा। ओके, तो 28 ऐड कर दोगे 512 में तो 530 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द आंसर, 529.712, क्योंकि थोड़ी सी छोटी वैल्यू होगी। हमने 1.75 माना है ना, 1.73 से मल्टीप्लाई करना था, सो दैट इज हाउ ये क्वेश्चन होगा सॉल्व। क्लियर है, ठीक है। और या फिर अगर एग्जैक्ट वैल्यू ही निकालनी हो तब क्या करोगे, तब कुछ नहीं करना है, 16 तो है ही अपना, 16 का 7 टाइम्स होगा 12.8, अरे 11.2, ठीक है। 16 का 3 टाइम्स होगा 48, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 0.48, ठीक है। और भी करना होगा तो 0.032, अब ऐड कर दो, जितने स्टेप तक करना हो, एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी, क्या ही करना है, ठीक है। बट इतना करने की जरूरत नहीं कभी भी, स्ट्रेट अवे अप्रॉक्सीमेट करो, कम टाइम लो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी फॉर द गर्ल्स इन अ क्लास टू पास मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 3/7 एंड 5/7 रिस्पेक्टिवली। तो जितनी गर्ल्स मैथमेटिक्स पास कर रही हैं उनकी प्रोबेबिलिटी है 3/7, इंग्लिश पास करने की प्रोबेबिलिटी है 5/7। सपोज नन ऑफ द गर्ल्स फेल बोथ द सब्जेक्ट्स, यानी कि ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जो कि दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाए, दोनों में फेल होने वाला कोई नहीं है, ठीक है। एंड देयर आर 4 गर्ल्स पासिंग बोथ द सब्जेक्ट्स,
4 लड़कियां ऐसी हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट को पास कर रही हैं, तो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। ओके, पासिंग मैथमेटिक्स 3/7, पासिंग इंग्लिश 5/7, ठीक है। तो दोनों को पास करने वाली कितनी होंगी, कैसे निकालेंगे? तो मैथ पास करने वालों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/7। इंग्लिश पास करने वाले 5/7। अगर तुमने दोनों को ऐड कर दिया, 3/7 और 5/7 को अगर तुमने ऐड कर दिया, ठीक है, अगर तुमने ऐड कर दिया तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि अब जो तुम्हारा वैल्यू है मैथ पास करने वाले इंग्लिश जो दोनों पास किए हुए हैं उनको तुमने डबल काउंट किया है, उनको डबल काउंट किया है, इजंट इट सो? उनको डबल काउंट किया है, ठीक है, और उन्हीं की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर 1 सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, बिकॉज टोटल तो 1 होगा भाई, या तो किसी ने मैथ पास किया, या तो किसी ने इंग्लिश पास किया, या तो किसी ने दोनों पास किया, या तो किसी ने दोनों पास किया। और ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं, बिकॉज ये स्टेटमेंट हमें गिवन है कि नन ऑफ द गर्ल्स फेल बोथ द सब्जेक्ट्स। तो ऐसी कोई भी लड़की नहीं जिसने दोनों सब्जेक्ट में फेल किया हो, तो या तो मैथ पास किया होगा, या इंग्लिश पास किया होगा, या दोनों पास किए होंगे। तो जब हमने तीनों केसेस को मिला दिया तो हमारा एक पूरा का पूरा समेशन बन गया, ठीक है, यानी कि पूरा एग्जॉस्ट हो गया कंडीशन। तो हमारा दोज गर्ल्स या प्रोबेबिलिटी ऑफ द गर्ल्स पासिंग मैथमेटिक्स एज वेल एज इंग्लिश दैट विल बी इक्वल टू 3/7 जो कि मैथ पास करने की प्रोबेबिलिटी है, प्लस 5/7 जो इंग्लिश पास करने की प्रोबेबिलिटी है, -1 क्योंकि 1 हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी है। सो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू 1/7, यानी कि 1/7 गर्ल्स ऐसी होंगी जिन्होंने कि दोनों सब्जेक्ट पास किए हैं, और इसकी वैल्यू हमारी आ रही है इक्वल टू 4। तो इफ 1/7 इज इक्वल टू 4, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ जाएगा, 7 × 4 विच इज इक्वल टू 28। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। अगर एक भी ऐसी लड़की होती जिसने कि फेल किया होता तो हमें उनको रिमूव करना पड़ता, और क्योंकि हमें पता नहीं है टोटल नंबर, तो फिर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हो पाता इस तरह से, ठीक है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ओके, क्योंकि 1 हम तभी सब्ट्रैक्ट कर पाए जब हमें पता है कि ऐसी एक भी लड़की नहीं है जो कि दोनों सब्जेक्ट फेल की हो। इसी चीज को वेन डायग्राम से करने का भी सोच सकते थे, बट वहां पे फिर हमें थोड़ा सा ऐसे सोचना पड़ता। लेट अस से हम वेन डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, और मैथ को पास करने वाली लड़कियां कितनी हैं, 3/7 है, ठीक है। तो और इंग्लिश को पास करने वाली लड़कियां हैं 5/7। तो मान लिया मैथ को पास करने वाली लड़कियां टोटल 3 है, 7 को रिमूव कर दिया थोड़ी देर के लिए, 5 है इंग्लिश को पास करने वाली लड़कियां। कॉमन कितना निकलेगा, टोटल कितना आ रहा है 3 + 5, क्योंकि ये बाहर वाला मैटर 0 है, फेल होने वाली बाहर क्या है, जो कि फेल्ड इन बोथ, क्योंकि ना तो मैथ पास कर रही है ना इंग्लिश पास कर रही है, दोनों में जो फेल हो रही है वो तो 0 है, दैट वैल्यू 0, ठीक है। तो अब क्लियर है, क्योंकि 7 को हटाने का मतलब क्या हुआ, टोटल 7 आ रहा है, टोटल 7 है, ठीक है, टोटल 7 है, लेकिन यहाँ पे टोटल 3 + 5 8 आ रहा है, यानी कि 1 को हम डबल काउंट कर रहे होंगे। तो यानी कि 1 एक ऐसी लड़की होगी जो कि मैथ और इंग्लिश दोनों पास कर रही है। अगर 1 वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 4 आएगा, और हमें 1 की ही वैल्यू गिवन है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 गर्ल्स, 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 गर्ल्स। टोटल है हमारा 7 यूनिट है, तो 7 × 4 28 हमारा आंसर है, ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर अ क्रिकेट टीम सेलेक्शन 2 बैट्समैन 3 बॉलर्स एंड 1 विकेट कीपर रिमेंडेड टू बी पिक्ड। 2 बैट्समैन 3 बॉलर और 1 विकेट कीपर को भी पिक करना है, यानी कि बाकी जो टीम है वो तो पिक कर ली गई है ऑलरेडी, ठीक है, सबको पिक करना भी बाकी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 बैट्समैन 3 बॉलर और 1 विकेट कीपर, यानी टोटल 6 पर्सन को पिक करना भी बाकी है, बाकी 5 खिलाड़ी पहले ही पिक किए हुए हैं। चलो ठीक है, 2 बैट्समैन 3 बॉलर और 1 विकेट कीपर, ठीक है, 2 बैट्समैन है, 3 बॉलर है और विकेट कीपर हो गया हमारे, ठीक है, तो 1 विकेट कीपर है। दे आर सपोज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 23 बैट्समैन, यानी अवेलेबल कितने हैं, 23 बैट्समैन अवेलेबल है, 21 बॉलर्स अवेलेबल है और 9 विकेट कीपर अवेलेबल है। क्वेश्चन कह रहा है इफ द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ 6 प्लेयर्स, यानी कि अलग अलग सेट ऑफ 6 प्लेयर्स हमें बनाने हैं, आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी ऑफ द अवेलेबल प्लेयर्स विल नॉट बी अ टीम, विल नॉट बी ऑन अ टीम। कितने प्लेयर्स हम सेट में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे अगर हम कंप्लीट सेट ऑफ 6 प्लेयर्स इंक्लूड करें। तो हमें देखना है कहां से हम कंप्लीट सेट डिटरमाइन कर पाएंगे, यानी कि सबसे कम प्लेयर किसके बन पाएंगे, सबसे कम ग्रुपिंग किसके बन पाएंगे। तो अगर तुम बैट्समैन को ऑब्जर्व करो तो 2 ही बैट्समैन हमें चाहिए, जबकि टोटल 23 है, टोटल 23 है, यानी कि 11 इसके ग्रुप बना सकते हैं हम, 11 सेट बना सकते हैं। जबकि बॉलर्स में हम कितने सेट बना पाएंगे, 3 बॉलर्स चाहिए, टोटल 21 है, यानी कि 7 सेट बना पाएंगे, और विकेट कीपर के 9 सेट बना पाएंगे, यानी कि क्लियरली सबसे कम सेट किस पे बन रहे हैं,
सबसे कम सेट बन रहा है हमारे बॉलर्स पे, टोटल 7 सेट बना पा रहे हैं, और 0 बॉलर फिर बच रहा है हमारा एक्स्ट्रा, है कि नहीं? 7 सेट बना दिए हमने, तो 7 सेट ही तुम बनाओगे, क्योंकि सारे के सारे सेट तो सारे 6 प्लेयर्स के बनाने हैं ना। दिस इज 1 सेट, सो यानी कि 7 ही सेट बनाओगे तुम किसके? विकेट कीपर के। 9 विकेट कीपर है, एक चाहिए, तो यानी कि 7 तो तुम्हारे यूज हो जाएंगे, 2 विकेट कीपर एक्स्ट्रा बच जाएंगे। सिमिलरली जब बैट्समैन की बात करोगे तो इसके भी 7 सेट चाहिए, 7 सेट है, 14 यूज हो जाएंगे, ठीक है? बचेंगे कितने? 9 एक्स्ट्रा बच जाएंगे, यानी कि 9 तुम्हारे बैट्समैन बच गए, 2 तुम्हारे विकेट कीपर बच गए, तो आंसर आ गया 9 + 2 दैट इज 11। 11 है एक्स्ट्रा, तो वही हमारे यूज नहीं हो पाएंगे। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC, साइड AB, AC and BC are given as 9, 7 and 8 centimeters. There is a triangle ABC और साइड्स की डायमेंशन है AB is 9, AC is 7 and BC is 8. If D is midpoint of BC, यानी कि AD is median है, और क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ AD, AD की लेंथ क्या होगी? तो अपोलोनियस थ्योरम यहाँ पे हमें यूज करनी पड़ेगी, बिकॉज हमें AD की लेंथ पता लगानी है, बाकी लेंथ तो पता है, मीडियन की लेंथ पता लगानी है। अपोलोनियस थ्योरम में मीडियन की लेंथ के बेस पे एक फॉर्मूला है जहाँ पे कि बाकी साइड की लेंथ से कनेक्ट किया है मीडियन की लेंथ को। क्या आता है अपोलोनियस थ्योरम में कि साइड लेंथ ऑफ AB एंड साइड लेंथ ऑफ AC, इनके स्क्वायर्स का सम, यानी कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अगर इसको याद रखने में तकलीफ हो रही हो, ठीक है, अगर इसको याद रखने में तकलीफ हो रही हो तो ऐसे सोच सकते हो कि देखो इसको राइट एंगल ट्रायंगल की तरह देखो, अगर मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तो ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री होता हमारा, ठीक है, तो क्या कह सकते थे कि AB का स्क्वायर, AB स्क्वायर वुड हैव बीन इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, पर राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं। बट अभी पॉज करो, ठीक है, एक इक्वेशन हमारा उस तरह से बन जाता कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और सिमिलरली ADC ट्रायंगल देखो, तो ADC में अगर AC हमारा हाइपोटेन्यूज होता तो होता AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दो, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है अपने आप में, बट तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। दोनों को ऐड कर दोगे और BD स्क्वायर CD स्क्वायर इक्वल है, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट, BD और CD तो इक्वल है, तो दैट इज हाउ दिस फॉर्मूला इज, ओके, ठीक है। बाकी कोसाइन फॉर्मूला तुमको याद होगा तो वहां से तुम कनेक्ट कर पाओगे कि एक केस में हमारा वैल्यू माइनस होगा, एक में प्लस होगा, सो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाता है, दैट इज वाई ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो ये समझ गए होगे, क्लियर। अब डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दो, यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस BD कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर इज 81, 7 स्क्वायर इज 49, तो 80 50 130 आ गया, 130 बाई 2 65 आ गया, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 65 माइनस 16 यानी कि 49, तो यहाँ से AD इक्वल टू 7 आ जा रहा है हमारा, AD इज इक्वल टू 7 आ जा रहा है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रिसेंट इलेक्शन रोहित कोहली रिसीव 0.5% ऑफ द 2000 वोट्स दैट आर कास्ट, टोटल 2000 वोट्स कास्ट हुए हैं, जिसमें से कि रोहित कोहली को कितने मिले हैं 0.5%, 1% हुआ 20, 0.5% हुआ 10 वोट्स, 10 वोट्स तो मिल गए हैं, ऑलरेडी मिल गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है टू विन द इलेक्शन अ कैंडिडेट नीडेड टू रिसीव मोर देन 50% वोट्स, तो हाउ मेनी एडिशनल वोट्स वुड रोहित हैव नीडेड टू विन द इलेक्शन, अगर उसको इलेक्शन जीतना है तो कितने वोट चाहिए, तो अगर 2000 टोटल वोट्स हैं, 50% कितना होगा 1000 वोट्स, बट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जीतना है तो 50% से ज्यादा वोट चाहिए, मोर देन 50%, यानी कि एक वोट और ऐड कर दो, 1000 प्लस 1 हो गया 1001, यानी कि एक वोट ज्यादा हो गया, यानी कि टोटल 1001 वोट चाहिए, बट ऑलरेडी 10 वोट तो कह दिया है कि रिसीव कर लिए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी एडिशनल वोट्स, यानी कि एडिशनल वोट कितने चाहिए 991 वोट्स एडिशनल चाहिए, तो दिस विल बी आवर आंसर 991, दिस विल बी आवर आंसर,
ऑप्शन सी। बहुत आसान सवाल है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना है, और ये तो केक वॉक है। ऐसे क्वेश्चन को गलत करना तो मतलब ब्लंडर है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Bhavya gives 50% of his total savings of rupees 88,000 to his wife, Bhavya है शायद, and divides the remaining amount between his sons Uday, who is 15-year-old, and Shikhar, who is 15.5 years old. When they both complete 18 years, Shikhar will get rupees 4,000 more amount than Uday on investing their amount at 5% annually. तो 5% पे वो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कोई कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमें मानना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वी हैव टू फाइंड व्हाट अमाउंट वाज इन्वेस्टेड फॉर शिखर। शिखर के लिए कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था, जबकि कंडीशन क्या है कि 18 ईयर्स कंप्लीट करने पे शिखर को 4,000 रुपीज ज़्यादा मिलेंगे। मान लिया कि शिखर के लिए एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया है, टोटल अमाउंट है 88,000। तो अगर शिखर के लिए एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो उदय के लिए कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, 88,000 माइनस एक्स, सॉरी 50% ऑफ टोटल सेविंग्स दे रहा है, यानी 44,000 माइनस एक्स होगा, बिकॉज 50% तो वाइफ को ही दे दिया, बचेगा कितना, 44,000 बचेगा, ठीक है। 50% तो ऑलरेडी दे दिया है वाइफ को, तो बचा 50%, यानी कि शिखर और उदय को मिला के ही 44,000 मिलने वाला है, दोनों का मिला के 44,000 मिलने वाला है, जिसमें से कि एक्स मिलेगा शिखर को और उदय को मिलेगा 44,000 माइनस एक्स। अब उदय हमारा 15 ईयर्स ओल्ड है, उदय 15 ईयर्स ओल्ड है, यानी कि उदय को 3 साल बाद अमाउंट मिलेगा। शिखर 15.5 ईयर्स ओल्ड है, यानी कि उसको 2.5 साल बाद अमाउंट मिलेगा, और तब भी शिखर को ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है, शिखर को ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है। शिखर को इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलेगा शिखर को 2.5 ईयर्स का, 2.5 ईयर्स का, एजंट इट सो, यानी कि 5/2 ईयर्स का, 5/2 ईयर्स का इंटरेस्ट मिलेगा। शिखर का अमाउंट है एक्स, इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 5/2 ईयर्स का, और 5%, 5 × 5/2 यानी कि 25/2 इंटरेस्ट मिलेगा, एजंट इट सो, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रहा है, ओके। और टोटल अमाउंट की बात कर रहे हैं, टोटल अमाउंट होगा कितना, x इंटू 100% तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 25/2 एडिशनल मिलेगा, तो ये हो जाएगा दिस विल बी 225/2, परसेंट में है तो 2.25/2, एक सेकेंड, इसको परसेंटेज में ही रखते हैं, तो 12.5% है, ठीक है। इंटरेस्ट मिल रहा है और साथ में 100% है, तो 112.5% डिवाइड बाई 100, यानी 225/200, दैट इज 9/8 आ रहा है, तो 9/8 ही लिख देते हैं यहाँ पे, यानी कि 9/8 x इंटू 9/8 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द अमाउंट दैट शिखर विल बी गेटिंग आफ्टर 2.5 ईयर्स। उदय को कितना है, 3 साल के बाद मिलेगा 15%, 15% इंटरेस्ट मिलेगा उदय को एडिशनल, और 15% होता है 3/20, 3/20 होता है, ठीक है। तो बेसिकली उदय का अमाउंट कितना है, 44,000 माइनस एक्स, और टोटल अमाउंट उसको कितना मिलने वाला है, 3/20 एक्स्ट्रा मिलेगा, 20 तो मिल ही रहा है, 3 और, यानी 23/20 मिलेगा टोटल, जो इनिशियल अमाउंट था उसका। और दोनों का डिफरेंस कितना है, दिस डिफरेंस ज्यादा किसको मिल रहा है, शिखर को, तो शिखर का अमाउंट माइनस उदय का अमाउंट, दैट विल बी इक्वल टू 4,000 रुपीज, ओके। शिखर के केस में भी हम कह सकते थे कि 12.5% है, यानी कि बेसिकली, क्योंकि ये चीज मैंने मेंशन नहीं किया, लिखा नहीं है, तो इस पर लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। 1/8 हुआ 12.5%, ठीक है, यानी कि 8 अमाउंट है तो 1 और मिल रहा है, यानी 9/8 टोटल मिलेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले तो एक्स की वैल्यूज को सेपरेट कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू को सेपरेट कर लेते हैं, तो क्या वैल्यू आएगा, दैट विल बी 9/8x और प्लस 23/20 x, और फिर माइनस कर रहे हो तुम 44,000 इंटू 23/20, 20 से डिवाइड करोगे 44,000 को, 0 से 0 गया, 4400/2, तो 2200 इंटू 23, एंड दैट इज इक्वल टू 4,000। अब इसको राइट हैंड साइड में लेके चले जाओ, तो दिस विल बी 9/8x प्लस 23/20x, एंड दैट इज इक्वल टू 22 इंटू 23 प्लस 40, 100 बाहर आ गया, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम किससे, मल्टीप्लाई कर दें इसको, 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन, या फिर एलसीएम ले लें,
क्या किया जाए, ठीक है। तो अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करना है। वैल्यूज थोड़ी सी टिपिकल हो रही हैं, सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन 9/8 प्लस 23/20 है, 40 आ गया, तो 45 प्लस 46 दैट इज 91, तो 91/40 x दैट इज इक्वल टू 100 इंटू दिस वैल्यू इज व्हाट 22 दैट इज 484 प्लस 22 दैट इज 506, तो 546 आ रहा है, 100 इंटू 546, तो दिस इज 100 इंटू 546, 91 से 6 टाइम्स जाएगा, तो x हमारा आ गया यहाँ से 600 इंटू 40 दैट इज 24,000 रुपीज, ठीक है। 24,000 आ गया, ऑप्शन डी आंसर आ गया। क्या बात क्लियर है, ठीक है। हमें यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेशन इसलिए करना पड़ा बिकॉज ये जो हमारा अमाउंट है इक्वल नहीं आ रहा था, एंड में 4,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा था। अगर इक्वल होता तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती, क्योंकि वहाँ पे स्टेट ऑफ हमारा रेशियो हमें मिल जाता। अगर इक्वल होता तो स्टेट ऑफ हम क्या कहते हैं, x इंटू 9/8 दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती है, रेशियो मिल जाता, खट से हमारा x का वैल्यू आ जाता, बट क्योंकि डिफरेंस आ रहा था इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, एंड दैट इज वाई थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है, ओके। और माइंड भी शायद थोड़ा सा एग्जॉस्टेड हो चुका है। बाय द एंड ऑफ इट आई बिलीव दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। आई बिलीव सेशन पसंद आएगा, क्वेश्चन समझ में आओगे। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहा हो तो कमेंट जरूर मेंशन करना। सेशन अगर पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, और साथ में कोई तुम्हारा कमेंट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, कंसर्न है तो कमेंट में मेंशन कर सकते हो। दैट इज ऑल, बाय बाय, टेक केयर।